तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि यूपी में छापेमारी की सीरीज चल रही है। पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और अकूत कैश को वहां से मिला पाया था। आज एक और इत्र कारोबारी के घर और दफ्तर पर जांच एजेंसियों ने छापे मारे हैं। खास बात यह है कि जिस इत्र कारोबारी पर छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उनका नाम है पुष्पराज जैन। ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के कन्नौज, एनसीआर और मुंबई के ठिकानों पर ये छापे चल रहे हैं। कुछ दूसरे कारोबारियों के ठिकानों पर भी तलाश चल रही है। छापे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, सूरत, तमिलनाडु तक चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जो दूसरा कारोबारी है पुष्पराज जैन, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है। उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव की रैलियों से और उनके बढ़ते हुए समर्थन से बीजेपी परेशान हो गई है और इसीलिए बदले की कार्रवाई के रूप में इन तमाम छापेमारियों को किया जा रहा है। तो आज 50 ठिकानों पर पुष्पराज जैन के छापे मारे गए हैं। दिल्ली, एनसीआर से लेकर कई अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई राज्यों में आयकर के छापे चल रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी की तरफ से बदले की कार्रवाई का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। आपको बता दें कि आज भी अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण रैली है। फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूपी इलेक्शन बहुत पास है। तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। तमाम पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सबकी पॉलिटिकल रैलियां लगातार चल रही हैं। ऐसे में इन छापेमारी की कार्रवाइयों को बदले की कार्रवाई का नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैन उनके नाम के आगे लगा, जैन हमारे नाम के आगे लगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह मनगढ़ंत बात को आगे बढ़ा दिया। पीयूष जैन का ना समाजवादी पार्टी से लेना देना है, ना पंपी जैन से लेना देना है। हमारी मुलाकात नहीं होती है। लोग कानपुर रहते हैं। अब जैसे हम कन्नौज में तो 50,000 लोगों से मुलाकात होती है। कभी सड़क पे मिल गए तो हेलो हाय हो जाती, बस इतना। बाकी कोई लेना देना नहीं। वो कानपुर रहते हैं, हम कन्नौज में रहते हैं और पॉलिटिकली भी हम व्यस्त रहते हैं, बिजनेस से भी व्यस्त रहते हैं। तो कोई मिलना जुलना होता नहीं। सालों हो जाते मुलाकात नहीं होती, हेलो हाय भी नहीं हो पाती। कन्नौज में घर घर में इत्र का काम होता। किसी घर में आप घुस जाइए बिना पूछे, पूछिए क्या काम करते, वो कहेगा इत्र का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी 9 नवंबर को पंपी जैन समाजवादी पार्टी का विधायक और एमएलसी हैं। हमने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च की और इसके पहले भी 2 बार कर चुका हूं। आज पहली बार नहीं की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको लॉन्च किया और वो तो वीडियो है सबके पास, मीडिया वालों के पास, आप देख लीजिए। मैं लॉन्च करवा रहा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव उसको लॉन्च कर रहे हैं। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है? कितने ठिकाने पुष्पराज जैन के बताए जा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि किन किन जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है और क्या जानकारी, क्या क्या बरामद हुआ? जी देखिए, आज सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी सिर्फ कन्नौज में नहीं बल्कि देश में ऐसे 50 ठिकाने हैं। उत्तर प्रदेश, एनसीआर और उसके अलावा मुंबई, यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुष्पराज जैन, जो कि पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने एक इत्र लॉन्च किया था, एक परफ्यूम लॉन्च किया था और कुछ दिन पहले 22 तारीख को जब पीयूष जैन, कानपुर के एक व्यापारी, और उनके कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया हुआ था कि दरअसल असली जो पुष्पराज जैन है उनकी जगह पे दूसरे पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी हुई है और तब से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला था कि पुष्पराज जैन कर चोरी कर रहे थे। मतलब कि जो उनकी आय हो रही थी उस पर वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे थे। इसकी वजह से उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक कन्नौज और कन्नौज के अलावा
उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगह हैं जिनके तार पुष्पराज जैन से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या मिला, इसमें थोड़ा समय लगेगा कि क्या क्या अभी इस वक्त जानना मिला चाहेंगे। हुआ है। बड़ी चीजें सिमिलर नजर आ रही हैं। पीयूष जैन, पुष्पराज जैन, इत्र का कारोबार है, इत्र उन्होंने लॉन्च भी किया था। कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुष्पराज जैन ने खुद कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ और निकलकर सामने आया है अभी तक इस पूरी तफ्तीश में? जी देखिए, आपने जो सवाल किया हुआ है वो काफी दिलचस्प है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोनों रहते भी पास पास में और दोनों का एक ही बिजनेस है। इसी वजह से जब पीयूष जैन पर छापेमारी हुई थी तो कहा, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पीयूष जैन जो है दरअसल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। उसके बाद पुष्पराज जैन सामने आया और उन्होंने बोला कि दरअसल छापेमारी मेरे यहाँ पे नहीं हुई है, मेरे ही पहचान के हैं पीयूष जैन, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है और हम दोनों में अगर कोई संबंध है तो वो है कि हम दोनों का सरनेम एक है और उसके अलावा हम दोनों बिजनेस एक ही करते हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि दरअसल पुष्पराज जैन पर छापेमारी होनी थी, लेकिन बीजेपी ने गलत जगह पर छापेमारी कर दी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पुष्पराज जैन जो है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इन्होंने खुद बयान दिया हुआ था कि अगर मेरे यहाँ पर छापेमारी होती है तो इनकम टैक्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 50 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है और ज्यादातर जो लोग हैं वो परफ्यूम के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से सिलसिले में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हालांकि जो राजनीति है वो काफी गर्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया हुआ है कि दरअसल चुनाव के पहले बीजेपी बौखलाहट में इसकी वजह से छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जी मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ही क्लू दिया गया और उसके बाद यहां पर भी छापेमारी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूंगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। और वो समाजवादी जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात करते थे, आज आर्थिक अपराधियों की चिंता कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। आज अखिलेश यादव वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उससे पहले छापा पड़ गया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका था? छापा अपनी जगह चलता, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह करनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भाग रहे हैं, इसका ही मतलब है कि वो आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या अपडेट आपको मिल रहा है अभी तक? क्या कुछ बरामद हुआ है, कोई जानकारी? और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाजवादी पार्टी करने वाली है, वो कितने बजे? देखिए, आज तक आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर कन्नौज में इस वक्त पंपी जैन की रेड चल रही है। तस्वीरों के जरिए पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो आवास है पंपी जैन का कन्नौज के उस इलाके में, जहां कुछ मकान दूर पीयूष जैन का मकान है। और यहीं पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के कुछ जवानों को यहां लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। जो दरवाजा जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से नॉक करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अंदर गए हैं। पंपी जैन भी अंदर ही मौजूद है। थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे पर वापस दोबारा अंदर चले गए हैं। सुबह 7 बजे से यह रेड चल रही है। गौरतलब ये इसलिए है, और ये पतली गलियां जो आप देख रही हैं, इन गलियों में इस तरह के कितने मकान हैं इत्र कारोबारियों के, चाहे वो पीयूष जैन का हो चाहे पंपी जैन का हो। गौरतलब यह है कि अखिलेश यादव आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महज 2 घंटे में अखिलेश कन्नौज पहुंचेंगे और कल की जो अपडेट्स थी उसके मुताबिक पंपी जैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ सम्मिलित होने वाले थे। उसके बाद ये सुबह से रेड शुरू हो गई और अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरी तरीके से ये रेड जो है ये राजनीतिक है। अब देखना यह है कि इनकम टैक्स की रेड केवल पंपी जैन के यहां नहीं, मियां भाई ये क्या रहते हैं कुछ दूरी पर, उनके यहां भी चल रही है। और कई इत्र व्यापारी हैं जो उत्तर प्रदेश में जहां पर ये रेड चल रही है। अब देखना यह है कि पीयूष जैन के यहां जितने करोड़ों मिले हैं, कन्नौज में 19 करोड़ टोटल मिलाकर 197, क्या उतनी ही रकम या उतना ही गोल्ड या उतना ही केमिकल कंपाउंड या इत्र इनके घर से मिलता है या नहीं, ये बताना जरूरी यहां
यहां पर है कि समाजवादी पित्त इत्र जो 9 नवंबर को पार्टी ऑफिस में लॉन्च हुआ उसको पंपी जैन ने ही किया था, और जो अखिलेश उस समय जो पॉलिटिकल विषय भी बना था कि जो इत्र है, समाजवादी इत्र है, वो सब पंपी जैन के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। हालांकि पंपी जैन ने आज तक से बातचीत करी थी, उन्होंने साफ कहा था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे। जब पीयूष जैन की छापेमारी चली है तो 4 दिन के लिए पंपी ऑस्ट्रेलिया निकल गए। नए साल के मौके पर कड़कड़ाती ठंड का कोहराम भी बढ़ गया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। भारत चाइना सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि तापमान -20 पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सर्दी वहां बढ़ चुकी है। अलौकिक, दिव्य, चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर की इस तस्वीर को देखकर आपके मुंह से शायद यही शब्द निकले। बर्फबारी ने तवांग का सफेद श्रृंगार कर रखा है। तवांग की हरी भरी वादियां सफेद सफेद नजर आ रही हैं। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सड़कें, दीवारें, कारें, झाड़ियां, पहाड़ी, मकान की छत, सब कुछ बर्फ के हवाले है। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत के बीच जब गाड़ियां चलती हैं तो सड़कों पर खेत की क्यारियों की निशान छोड़ जाती हैं। कई जगहों पर यहां 12 इंच तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ऐसे में गाड़ी चलाना भारी मुश्किलों का काम हो गया है। कई जगह गाड़ियां फंसी नजर आती हैं। बर्फीली मुसीबत के बावजूद इस खूबसूरत शहर को देखने बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड बर्फबारी उनके लिए आफत साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग में बर्फबारी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फ की चट्टान लिए ये शख्स शायद यही बता रहा है कि यहाँ कितनी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यहाँ का तापमान गिरकर -20 डिग्री पहुंच चुका है। तवांग से दूर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तस्वीरें देखिए। बर्फबारी यहाँ करीब 150 टूरिस्टों के लिए मुसीबत बन गई। दरअसल टाइगर हिल, तमलेंग, संदकपुर समेत दार्जिलिंग के ज्यादातर इलाकों में कल भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से यहाँ पहुंचे टूरिस्टों के लिए अपने होटलों में लौटना मुश्किल हो गया। तस्वीर देखिए किस तरह बर्फ में गाड़ियां फिसल रही हैं। पुलिस और प्रशासन को जब इसकी खबर लगी तो लैंड रोवर और स्थानीय लोगों की मदद से 125 टूरिस्टों को रेस्क्यू किया गया। बहुत टूरिस्ट आया था, करीब 200 से 300 से ऊपर टूरिस्ट आया था। तो ये सब टूरिस्ट फंस गया था। हमारा गाड़ी टूरिस्ट बहुत फंस गया था। छोटा छोटा बच्चा लेके, बहुत ओल्ड एज का लेडी, ये सब फंस गया था। तो हम लोग लैंड रोवर एसोसिएशन का 90 मेंबर आज जाके वो सब जितना भी फंसे हुए टूरिस्ट को हम लोगों ने रेस्क्यू करके आया। ये तस्वीर है नैनीताल की। यहाँ भी भारी बर्फबारी कुछ टूरिस्टों के लिए सजा बन गई। बर्फ में गाड़ी खराब हो गई। नैनीताल में कल सर्दी की पहली बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ पहुंचे टूरिस्टों के लिए बर्फबारी मानो नए साल की सौगात के रूप में आई। टूरिस्टों के चेहरे खिल उठे और वो खुशी से नाच उठे। सर बहुत मजा आ रहा है वैसे तो, लेकिन सुबह 5:30-6 बजे से ही हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन फंसने का भी एक अलग मजा है। एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मुगल रोड की। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को अगले 3 महीने तक बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ती है। माइनस टेम्परेचर जाने की वजह से जो पानी दिन को भी रोड सरफेस में आता है वो भी जम जाता है। उसके जमने के कारण रोड पे गाड़ियों का फिसलन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसमें ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्क रहता है। गाड़ियों को टूटने फूटने का रिस्क रहता है। ऊपर से अवलांचीज और शूटिंग स्टोन वगैरह भी आ जाते हैं बर्फ में, जो गाड़ियों पे एक्सीडेंटल हादसा बढ़ जाता है। इस वजह से हमने अभी रोड बंद रखी है। रोड को रिस्क है खोलने के लिए, तो ये 2-3 महीने आप बंद ही रहेगी। मेरे ख्याल में अप्रैल तक आप बंद ही रहेगी।
पिछले कुछ दिनों से पुंछ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, तवांग से युवराज मेहता, दार्जिलिंग से कायस अंसारी और पुंछ से राही कपूर के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस बार जश्न नहीं, अनुशासन जरूरी है। कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। लेकिन आपको बता दें कि शिमला से गोवा तक के जो हालात हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिन्हें ना तो कोरोना की कोई परवाह है और ना ही प्रोटोकॉल की। लगता है जान पर जश्न भारी पड़ गया है। ना कोई कोरोना का डर, ना कोई प्रोटोकॉल की परवाह। नए साल पर है टूरिस्ट प्लेस, सैलानियों से भरे पड़े हैं। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या सोलन और क्या डलहौजी, क्या जयपुर, क्या जैसलमेर और क्या गोवा, हर तरफ जश्न ही जश्न है, भीड़ ही भीड़ है। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों का सैलाब उमड़ आया है। मॉल रोड खचाखच भरी है, मानो यहाँ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की नसीहत काम नहीं कर रही। वैसे तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं, यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। प्रिकॉशंस ले रहे हैं सभी, यहाँ की तो पब्लिक भी काफी अवेयर है। मतलब आप मास्क भी नीचे करके चलेंगे तो यहाँ पे लोग टॉक देते हैं। मनाली में भी नए साल का वेलकम करने के लिए सैलानी टूट पड़े हैं। मॉल रोड का हाल देख लीजिए, क्या कहीं से लगता है कि इन्हें कोरोना की परवाह भी है? आइसक्रीम खाए थे ना, इसीलिए बस। हम तो मास्क पहनने ही हैं। कुछ नहीं, मास्क पहने एंजॉय करें, और क्या। एंजॉय करना अपनी जगह, लेकिन सेफ्टी अपने हाथ में है। मास्क पहनेंगे, अपना खुद का सेफ्टी, और कोई बात नहीं है। होंगे रश होंगे, पर न्यू ईयर को लेके इतना क्राउड देख के मतलब अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। ओमिक्रॉन का, ऐसे आप लोग जान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहा है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतना सारा क्राउड है, मे भी हम लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं उससे। तो हम लोग ऐसे अपना लेके चल रहे हैं कि यहाँ मास्क पहनना है। भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ी सी डर भी लगती है ना, बहुत दूर आए हुए हैं घर से, तो और यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। पुलिस लगातार मास्क लगाने की अपील कर रही है। जब लोगों ने अपील को अनसुना किया तो पुलिस को चालान का सहारा लेना पड़ा। डलहौजी का हाल भी कुछ अलग नहीं। यहाँ के सभी होटल्स सैलानियों से फुल हैं। सड़कों पर लोगों का सैलाब उतर आया है। हिमाचल के पहाड़ों पर सैलानियों के आने का सिलसिला भी जारी है। सोलन हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आलम यह है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। यहाँ पुलिस मास्क न पहनने वालों पर नजरें गड़ाए हुए है। उत्तराखंड के औली में जमाने वाली ठंड है, लेकिन नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भीड़ से माहौल गर्म हो गया है। प्रशासन की चिंता यही है कि कोरोना के नियमों का पालन कराएं तो कैसे। नए साल पर गोवा सैलानियों का जमघट बनता ही है। पाबंदियों के बावजूद इस बार भी गोवा में सैलानियों की भारी भीड़ है। होटल कैसीनो गुलजार हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। गोवा में कोरोना के 261 नए केस दर्ज किए गए हैं। इससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। अरे जितने भी टूरिस्ट आए हैं, देश से आए हैं, विदेश से आए हैं, सबका स्वागत करता हूं। सब गोवा में अच्छी तरह अपने न्यू ईयर्स को मनाएं। इस चीज के लिए गोवा पुलिस ने अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट विथ फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल करें। जो भी आज के तारीख में कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसको फॉलो करें। नए साल के जश्न के लिए गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबी होता जा रहा है। यहाँ जश्न के आगे कोरोना का डर काफूर नजर आता है। हवा महल पर सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने के लिए सैलानी उमड़ पड़े हैं।
जयपुर का एल्बर्ट हॉल और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग सेल्फियां खिंचवाना चाह रहे हैं और गुटों में यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं। अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 500 को क्रॉस कर चुके हैं। एक बार फिर से तीसरी लहर या अगली लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके कुल मामले राजस्थान में 60 को पार कर चुके हैं। पर आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। यही हाल अल्बर्ट हॉल का भी है। यहाँ भी कोरोना के कोई कायदे कानून नजर नहीं आते। राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर के साथ जैसलमेर का हाल भी ऐसा ही है। नए साल के स्वागत के लिए जैसलमेर में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। पूरा शहर पर्यटकों से गुलजार है। सुबह सुबह ही सोनार दुर्ग, फोर्ट पार्किंग शहर की हवेलियों वाले मोहल्लों में कदम रखने तक की जगह नहीं रहती। टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, बड़े बड़े शहरों का हाल भी ऐसा ही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन सड़कों बाजारों में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। सोलन से राजेश शर्मा, जयपुर से दिवांकुर और गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो हैरानी सिर्फ सैलानियों की भीड़ से नहीं है बल्कि रैलियों से भी है। एक तरफ तो कोरोना को लेकर पाबंदियों की बात कही जा रही है, पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन चुनावी राज्यों में हो रही रैलियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किसी की नजर नहीं है। अब तो चुनाव आयोग ने भी ऐलान ये कर दिया कि चुनाव नहीं टलेंगे। मतलब ये कि कोरोना और चुनाव रैलियों में रेस तय है। बड़ी अजीब दास्तां है। कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो रहा है। नियम कानून, कोरोना प्रोटोकॉल सख्त हो रहे हैं। मेट्रो से लेकर बाजारों में पाबंदियों की नई किस्त लागू हो रही है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नारे फिर से हवा में तैर रहे हैं। लेकिन चुनावी भीड़ इन सब से जुदा है। यहाँ ना कोई एक्शन है, ना गाइडलाइन है, ना कोई पाबंदी है। लगता है सिस्टम ने नहीं, कोरोना ने ही रैलियों से मुंह मोड़ लिया है। अब तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना के आगे झुकेगा नहीं। आखिर लोकतंत्र की जीत का सवाल जो है, चुनाव तो होकर रहेगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। दरअसल चुनाव से किसी को दिक्कत भी नहीं है, ना ही सरकार को और ना ही सियासी दलों को। सब चुनाव चाहते हैं और जब चुनाव है तो रैलियों से परहेज कैसा? आखिर जनता का पर्व जो है। रैलीज और उस पर गैदरिंग्स के लेकर तो नहीं अभी कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह से आई है कि उस पर रोक लगाई जा सके, या फिर रैलीज और गैदरिंग्स है वो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू की जाए, कुछ इस तरह के वो तो निर्देश तो नहीं आए आज तक। ऐसा कोई नहीं है। रैलीज के मुताबिक जो भी है, इलेक्शन कमीशन का जब MCC वगैरह लागू होता है उस समय हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन उस समय तक जो भी नियम कानून है स्टेट गवर्नमेंट अपना एजेंसीज देखते हैं और उसके हिसाब से हम भी उन्हीं का गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं। खेल अजीब है। सियासी दल गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल रहे हैं और आयोग पार्टियों को पार्टी बना रहा। देखिए, कल से हम लगातार समय मांग रहे हैं चुनाव आयोग से। अब तक समय न मिलना अपने आप में भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, निर्भीक तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और कोविड के नियमों का पालन करते हुए कि हमारी किसी को उस चपेट में न ले, उन सारे नियमों का पालन करते हुए समय से चुनाव हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। चुनाव तय है तो तीसरी लहर भी तय है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो चुका है। लेकिन डरना नहीं है, चुनाव जरूरी है और चुनाव है तो बिना रैली कैसे काम चलेगा? नीति बनाने वाले बस नसीहत झाड़ते रहे। So elections are happening, but clearly with the number of cases that are rising, we are seeing that the politicians themselves are flouting the rules. I have explained to you, and Dr. Shri Love Agarwal ji has explained to you the framework of
responsibilities of the people, expectations of all of us, from all of us. जरा सोचिए, कोरोना की तीसरी लहर पीक पर हो, सड़कों पर सन्नाटा हो, बाजार बंद हो, बस ट्रेन पर ब्रेक लगी हो और रैलियों में हजारों की भीड़ जमा हो। आखिर सवाल लोकतंत्र बचाने का जो है, जान जाए चुनाव न जाए। लखनऊ से संतोष शर्मा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए मामले चिंता में डालने वाले हैं। देश के 3 महानगर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता कोरोना केस में खतरनाक रूप से इजाफा इन्हीं राज्यों में हुआ है। तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में डर ये भी है कि कहीं नए साल का जश्न कोरोना विस्फोट न बन जाए। 2021 का आज आखिरी दिन है। अमूमन आज के दिन लोग पुरानी तकलीफें भूलकर नए संकल्प के साथ बाहें पसारे नए साल के स्वागत की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार नए साल को लेकर ढेर सारी चिंताओं के बीच ये दिन आया है। चिंता कोविड की तीसरी लहर की है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, यूपी से राजस्थान तक, गुजरात से बिहार तक कोरोना के केस की बाढ़ आने लगी है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोविड केस लगातार बढ़े हैं। कल राजधानी में कोविड के 1313 नए केस दर्ज हुए हैं। 26 मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। पॉजिटिविटी दर 1.73 पहुंच गई है, यानी लगातार 2 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा है। दिल्ली सरकार के ग्रैप नियमों के मुताबिक आज कोविड अलर्ट के स्तर पर लेवल 2 यानी एम्बर अलर्ट किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह